नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी यहां मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमलेंदु जी। तो यहां पर महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को जो है नतीजे आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त एनडीए में घमासान मचा हुआ है। घमासान ही नहीं, महाघमासान मचा हुआ है। नवाब मलिक को अजीत पवार ने टिकट देकर मानखुर्द शिवाजी नगर से एनडीए में बहुत ज्यादा घमासान मचा दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि नवाब मलिक को हराने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इधर शिवसेना शिंदे गुट भी इस बात से नाराज है और अजीत पवार ने ये पहले जीशान सिद्दीकी को टिकट देकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया था। उसके बाद सना मलिक को टिकट देकर बीजेपी ने झटका दिया था और इसके बाद ये माना जा रहा था कि अब नवाब मलिक को तो कम से कम टिकट नहीं देगी, लेकिन अजीत पवार ने आखिरी वक्त पर नवाब मलिक को भी टिकट दे दिया और उसके बाद से एनडीए में महाघमासान हो गया है। एनडीए की स्थिति पहले ही खराब है। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं, तमाम सर्वे रिपोर्ट से दावे कर रही हैं कि बीजेपी और एनडीए बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। वहीं खुद देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही कि बीजेपी अपने बलबूते नहीं जीत सकती, सहयोगियों का सहारा उसे लेना पड़ेगा। बीजेपी जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है इस बार, लेकिन यहां पर सहयोगी जो है समर्थन करने के बजाय यहां पर तो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, खासकर अजीत पवार की तरफ से, कि वो ये बता रहे हैं कि उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। अब यहां एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि नवाब मलिक ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अजीत पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो क्या नवाब मलिक के इस बयान के बाद अजीत पवार ने जिस तरह से उनको टिकट दिया है, अगले ही दिन वो निर्दलीय चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, नामांकन भरने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही खबर आई कि नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दे दिया है, वो भी अजीत पवार की एनसीपी ने। तो इसके बाद से एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या नवाब मलिक ने जो दावा किया कि अजीत पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं और वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे इस बार के जो चुनाव होंगे, तो क्या उन दावों में कुछ सच्चाई है? इस पर ही यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो अमलेंदु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय महाघमासान चल रहा है। महायुति यानी एनडीए में, यानी बीजेपी पक्ष में महाघमासान चल रहा है। एक तो पहले से कई बागी जो हैं वो मैदान में उतर गए हैं और सबने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपेक्षा की है और उनमें कई महत्वपूर्ण नाम है, जैसे अतुल शाह जो हैं वो उनके बड़े नेता थे, वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मीरा भाईंदर की पूर्व बीजेपी की मेयर हैं और इंडिपेंडेंट एमएलए भी हैं, गीता जैन, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ छल किया पार्टी ने, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। एक तो ये चल रहा है। दूसरा, नवाब मलिक को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय संघर्ष देखने को मिल रहा है महायुति में। नवाब मलिक एनसीपी अजीत पवार के नेता हैं और उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने पहले काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए थे और यहाँ तक कहा था बीजेपी ने कि इनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध हैं। अब जब नवाब मलिक एनसीपी अजीत पवार की तरफ से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है, खबरें ये है कि उनको दे दिया गया है वी फॉर्म, तो अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी क्या करेगी ये देखने को आ रहा है। तो अब बीजेपी एक तरीके से कहा जाए उसके हाथ के तोते उड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि उनके स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं कि साहब हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो फिर समर्थन करेंगे आखिर किसका? तो महाघमासान जो है वो महायुति में ज़बरदस्त तरीके से मचा हुआ है। नवाब मलिक भी खुलकर बोल रहे हैं। नवाब मलिक जो है एक तरीके से देखा जाए वो बीजेपी पर हमले कर रहे हैं और बीजेपी जो है वो सख्ते में एकदम से देखी जाती है। देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना जो है वो बाइट जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। 2021 के, हाँ 2021 की है, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए थे नवाब मलिक पर। तो नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए थे, अब उन आरोपों पे देवेंद्र फडणवीस क्या कहना चाहेंगे? अब सवाल लगातार ये उठ रहे हैं। जो श्रीनिवास बीबी हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल पूछा है कि भाई ये आपकी जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अब आप बताइए कि आपका ये 2021 का जो है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो संकट में घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं नवाब मलिक को लेकर। इधर अजीत पवार खुद घिरे हुए हैं। बारामती सीट जो उनकी पुश्तैनी सीट है उस पर घिरे हुए हैं, चूंकि उनके खिलाफ शरद पवार ने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र पवार को खड़ा कर दिया है। युगेंद्र पवार काफ़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब रोना धोना जो है अजीत पवार का शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ये परिवार में ठीक नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो महाघमासान जो है वो मचा हुआ है। एक तरीके से देखा जा सकता है कि शिंदे ने
मतलब शिंदे ने बीजेपी और अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अजीत पवार ने शिंदे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक तरीके से समझा जा सकता है। मतलब बीजेपी एक तरह से कह रही है कि सहयोगियों के बिना उसका काम नहीं चल सकता। लगातार अमित शाह जब भी उन्होंने बैठकें ली, उन्होंने अपने नेताओं को और अजीत पवार हो या शिंदे को, तीनों को बिठाकर यही समझाया कि एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतरना है, एक दूसरे के सहारे से ही चुनाव लड़ना है, तभी एनडीए को जीत मिल सकती है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि जब सहयोगी उसके साथ होंगे, तीनों दल एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी जीत मिलने की संभावना है। लेकिन इसके उलट यहां देखा जा रहा है कि जैसा अमलेंदु जी आपने कहा कि शिंदे भी अलग राह गलाप रहे हैं, अलग राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने तो बैक टू बैक 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे यह साफ अंदेशा लगाया जा सकता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर वो कुछ और ही सोचकर चल रहे हैं। हो सकता है कि वो शरद पवार से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्हीं की सीट की बात करें, बारामती सीट की अगर बात करें, तो योगेंद्र पवार को यानी उनके भतीजे को जिस तरह से शरद पवार ने चुनावी मैदान में उतारा है, परिवार एकजुट वहां नजर आ रहा है। शरद पवार और सुप्रिया सुले उनके साथ नामांकन में भी पहुंची थी जब योगेंद्र पवार नामांकन भरने पहुंचे थे। उसके बाद अगले दिन पूजा अर्चना का दौर देखने को मिला, मंदिर पहुंचे थे, तो वहां एक तरह से परिवार एकजुट है और इधर अजीत पवार अलग थलग पड़ते हुए यहां पर नजर आए हैं। लेकिन अब उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया कि परिवार में राजनीति अब चाचा कर रहे हैं, ये गलती मैंने की थी, अब ये गलती वहां से हो रही है। इस पर एनसीपी शरद पवार की तरफ से पलटवार भी आया। खुद शरद पवार ने भी पलटवार किया कि ये रोना धोने का वक्त अब नहीं रहा है, अब आप सिर्फ चुनावों पर फोकस कीजिए, अब रो धो के ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। ये एनसीपी शरद पवार के नेताओं का जो है कहना है, अब अजीत पवार को इस तरह से कहा जा रहा है। यानी यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारी स्थितियां यहां पर बहुत पेचीदा हो गई हैं एनडीए के लिए। सबसे पहले यहां पर हमें फडणवीस का बयान सुनते हैं जो 2021 का है, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, उस पर लेकर कमेंट कर रहा है, लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। खुद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान आया है और अब 2021 का जो देवेंद्र फडणवीस का वीडियो था उसको लेकर एक सवाल अब किया जा रहा है कि अब तो खुद से ही बीजेपी के जो नेता हैं अब दाऊद के करीबी के लिए प्रचार करेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या करेंगे बीजेपी के नेता अब? तो इस तरह की चीजें अभी हैं। फिलहाल पहले हम देवेंद्र फडणवीस को सुनते हैं, 2021 में उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिस पर आज पूरी बीजेपी घिर गई है। मंत्री नवाब मलिक, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च, ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फ़ोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया। ये 4 साल पहले का फ़ोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। सबसे महत्व की बात यह है कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फ़ोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फ़ोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फ़ोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फ़ोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी तीसरे आदमी के साथ फ़ोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद
नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी। तो ये 2021 का बयान है देवेंद्र फडणवीस का, जो इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने इसमें भी सुनी, वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि दिवाली के बाद बम फूटेगा। और अभी भी ये एक इत्तेफाकी समझिए कि दिवाली का ही समय चल रहा है और इसी बीच में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर अब जो एमडीए के नेता हैं, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हो या दूसरे तमाम नेता हैं, वो अब बीजेपी को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि अब बीजेपी क्या कहेगी। मतलब जो दाऊद के करीबी बताया गया था जिनको, हालांकि बीजेपी अभी कुछ दिन पहले तक भी यही विरोध कर रही थी कि जो दाऊद के करीबी हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए अजीत पवार से वो लगातार मना कर रहे थे। बीजेपी की तरफ से इस पर आपत्ति जताई जा रही थी कि सना मलिक को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो नवाब मलिक की बेटी है, जीशान सिद्दीकी को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। और अब जीशान को भी टिकट दिया पहले अजीत पवार ने, फिर सना मलिक को भी टिकट दिया और अब तो नवाब मलिक को भी टिकट देने की बात यहां पर निकल कर आ गई। और इसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी क्या करने जा रही है। तो यहां पर बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपके पास क्या जानकारी? हाँ, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं राज्यसभा की, उन्होंने इनका ये पुराना जो है बाइट इसको रिपोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि फडणवीस ने वाकई फुस का पटाखा लगाया है, यानी फुस हो गया पटाखा वो लगाया है। अब आप जिस तरीके से वो सवाल कर रहे हैं तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो उन्होंने भी सवाल किया है कि भाई आप देवेंद्र फडणवीस जी को इस पर जवाब देना चाहिए जो उन्होंने कहा था नवाब मलिक के लिए। तो नवाब मलिक को जो उतारा है एनसीपी अजीत पवार ने, तो अब ये उनके सहयोगी हैं, तो अब उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस पर इनका क्या कहना है। तो इसको लेकर बीजेपी एकदम बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक तो वो विरोध कर रही थी सना मलिक को, उनकी अजीत पवार की बेटी को टिकट देने पर। अब जब वो खुर्द जगह सीट से जो है प्रत्याशी हो मानपुर शिवाजी नगर से जब नवाब मलिक प्रत्याशी हो गए हैं, तो अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और नवाब मलिक भी जो है वो लगातार पलटवार कर रहे हैं एक तरीके से बीजेपी पर। अब जैसे उन्होंने जो शिंदे से खड़े हो गए हैं, समीर वानखेड़े शिंदे गुट से, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए, इसको लेकर भी हो रहे हैं। तो अब ये सब चल रहा है। इधर जो रमेश चेन्नीथल्ला हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मजबूती के साथ महागठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रहा है और महायुति में जो है वो टूट फूट हो रही है, ये उनका कहना है रमेश चेन्नीथल्ला का। अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो सुन लेते हैं कि क्या कुछ बोला है उन्होंने जी। विकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महा विकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महा विकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महा विकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। We have given equal treatment for all the political parties who are involved in the Maha Vikas Aghadi. But in Mahayuti,
BJP has swollen. They had swollen all seats of NCP as well as Shiva Sena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliances, allied partners. महायुति में बीजेपी ऐसे होता तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180-200 सीट में लड़ रहे हैं. वो एक कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए. सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन महायुति, बट महा विकास आघाड़ी एक साथ है. हमारे कोई मतभेद नहीं, कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है. हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है. जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है. सो मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए. जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए. नो फ्रेंडली फाइट, नो फ्रेंडली फाइट इन महा विकास आघाड़ी. महा विकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं. हम लोग एक साथ काम करते हैं. कहाँ भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर भारत साहब तोराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके. तो यहाँ पर हमने महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी को सुना और उनका साफ साफ कहना है कि महायुति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है. वहां पर सिर्फ बीजेपी ही लड़ रही है, बाकी जो एनडीए है उसमें टूट फूट हो चुकी है. तीनों एक साथ मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, वो सब आपस में भिड़े हुए हैं और चुनाव में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत अगर एफर्ट डाल पा रही है तो फिर बीजेपी ही सिर्फ डाल रही है. तो इस तरह के अब यहाँ पर जो एमपीए गठबंधन है वो अब हमलावर हो गया है और खासकर नवाब मलिक को जो टिकट दिया जा रहा है उसको लेकर विपक्ष अब बहुत ज्यादा इस बात को मुद्दा बना रहा है. इसी बीच आदित्य ठाकरे का भी बयान आया है, क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं. बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे, उनका नाता जो है दाऊद से जोड़ा गया था. आज नवाब मलिक महायुति का जो हिस्सा है उनके एबी फॉर्म से अपना नहीं, इस पे इतना चिंदी जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे. फिर इकबाल मिर्ची का क्या हुआ, फिर दाऊद के पार्टनर का क्या हुआ. ये इतना चिंदी जवाब दे क्योंकि ये सारी जो बातें उन्होंने की थी तब वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए थी और खुद को जेल में नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने पलटी खाई, भाग के गए थे गुजरात. देवेंद्र फडणवीसांनी पत्र देखील लिहिलं होतं मागच्या. तो यहाँ पर अब आदित्य ठाकरे ने भी तमाम सवाल खड़े कर दिए. यानी एक तरह से नवाब मलिक को टिकट देकर अजीत पवार ने बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है. एनडीए पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं लेकिन बीजेपी पर सबसे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी शुरुआत से नवाब मलिक को दाऊद का करीबी बताती आई है, उनको घेरती आई है और अब उन्हीं के एक सहयोगी ने यानी कि अजीत पवार ने जब नवाब मलिक को टिकट देने की बात कर दी है तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी के आगे एक प्रश्न जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो ये कि अब वो क्या करेंगे. हालांकि जीशान सिद्दीकी वाली सीट पर बीजेपी ने एक प्रत्याशी उतारा है लेकिन उसको लेकर यह सफाई भी दी जा रही है कि वो मैत्रीपूर्ण तरीके से एक से फैसला लिया गया है, वहां पर सब मिलकर काम करेंगे. लेकिन अब उसके बाद से यह सवाल खड़ा हो गया है कि सना मलिक और नवाब मलिक की टिकट सीट पर क्या करेगी बीजेपी. क्या वहां पर भी उम्मीदवार उतारेगी या अगर वहां उम्मीदवार नहीं उतारेगी शिवसेना शिंदे या फिर बीजेपी तो फिर जो दूसरे होंगे क्या उनको समर्थन करेगी. किस तरह से इन तीनों सीटों पर बीजेपी जो बहुत बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि इस तरह के बयान कहां दाऊद का करीबी कहा जा रहा था इन तीनों को और अब उन्हीं को अजीत पवार ने टिकट दे दिया है, तो ये बड़ा सवाल तो यहां खड़ा हो रहा है. लेकिन अब इस पर बीजेपी की तरफ से सफाइयां भी आना शुरू हो गई हैं. क्या कुछ जानकारी आपके पास अमलेंदु जी. मुंबई बीजेपी के प्रमुख हैं आशीष शेलार,
उनका कहना है कि आज देवेंद्र फडणवीस जो पहले ही कह चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के विषय में जो बात कही थी उन्होंने, वो अभी भी वही है और इसलिए नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का सवाल नहीं उठता, ये कह रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सना मलिक पर आपका क्या कहना है, तो उनका सना मलिक जो है वो महायुति की कैंडिडेट है, उनके लिए हम प्रचार करेंगे। तो यानी सना मलिक के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उनके पिताजी नवाब मलिक के लिए प्रचार बीजेपी नहीं करेगी, ये अभी तक कहना है। कल को हो सकता है प्रचार करने नवाब मलिक के लिए भी, तो ये हो सकता है। क्योंकि पहले तो सना मलिक के लिए भी मना पहले सना मलिक के लिए भी कहा जाता था, पहले तो इसी भी आपत्ति थी कि आपने सना मलिक को क्यों दे दिया। लेकिन अजीत पवार ने एक तरीके से देखा जाए एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और वो ऐसे समझा जा सकता है चूंकि नवाब मलिक की लड़ाई जिनसे हुई और जो काफी चर्चा में रही, वो थी समीर वानखेड़े जो एनसीबी के अफसर थे। अब वो समीर वानखेड़े वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से प्रत्याशी हैं, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रत्याशी समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक अभी भी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ अभी भी बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अजीत पवार ने सीधे सीधे मोर्चा बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ खोल दिया है। क्योंकि जब समीर वानखेड़े महायुति के प्रत्याशी हैं, जब बीजेपी कह रही है कि नवाब मलिक महायुति के प्रत्याशी नहीं है, इसका मतलब समीर वानखेड़े महायुति के प्रत्याशी हैं, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर समीर वानखेड़े महायुति के प्रत्याशी हैं और इनको आप नहीं मान रहे हैं नवाब मलिक को, तो फिर ये संघर्ष फिर और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीजें बीजेपी के अंदर काफी ज्यादा हो रही हैं। इधर जो आज रमेश चेन्नीथल्ला जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ के प्रदेश के नाना पटोले, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी हमने हिस्सा सुनवाया था, उन्होंने आज एक बीजेपी सरकार जो मतलब है वहाँ शिंदे सरकार, बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार, महायुति सरकार, उसको महायुति को भ्रष्ट युति करार देते हुए उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट लॉन्च की है। और ये विजुअल हम जो साइड से देख रहे हैं ये उसी का विजुअल है कि जो चाहूंगी इसे पूरी स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। जी, पूरी स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं कि ये चार्जशीट जारी की जा रही है महायुति के खिलाफ, रिपोर्ट कार्ड है महायुति सरकार के खिलाफ, और इसको उन्होंने नाम दिया है भ्रष्ट युति। तो भ्रष्ट युति के खिलाफ इन्होंने ये किया है, और उन्होंने कहा है कि ये महायुति सरकार जो है ये महाराष्ट्र की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है, ये चार्जशीट में कहा गया है। बाकी अब चार्जशीट पूरी आती है तो उसको बताएंगे, अभी जो लाइव आ रही हैं चीज़ें तो विजुअल्स वो हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी अंशिता जी। जी, तो यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि अब पहले ही एमबीए बहुत ज्यादा हमलावर था बीजेपी पर, एनडीए पर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बेरोजगारी और महंगाई ज्यादा बड़ा मुद्दा है। वहां पर ये लगातार कहा जा रहा था। जब योगेंद्र पवार से भी बात की गई, जब पूछा गया कि आप अपने चाचा के खिलाफ ही मैदान में हैं, तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को हम जैसे कि हमारी पूरी पार्टी उठाती आई है और इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे और इसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के लिए ये बड़े मुद्दे हैं, इसलिए जनता इनको ही ध्यान में रखेगी और फिर हमें ही जिताकर लेकर आएगी, इस तरह के दावे किए जाएंगे। अब उन्हीं सब को लेकर यहां एमबीए इस पर लगा हुआ है कि कैसे इन सबको घेरना है, ये तमाम मुद्दे उठा के। लेकिन उसके उलट बीजेपी और एनडीए अपने आपस में ही फंसा हुआ है। यानी एनडीए एक तरफ तो विपक्ष के से ही घिरा हुआ है, विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, और अब एनडीए विपक्ष को कैसे संभाले इस पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष, एनडीए की हालत ये हो गई है कि वो आपस में अपने सहयोगियों को ही नहीं संभाल पा रहा है। शिंदे गुट अपनी मर्जी चला रहे हैं और अजीत पवार ने तो एक दो नहीं कई कदम आगे बढ़ते हुए ऐसा बवाला मचा दिया कि उन्होंने तो साफ ये दिख रहा है यहां पर कि उन्होंने अपनी ही पार्टियों, अपने ही सहयोगियों के खिलाफ, और इस वक्त उनकी ही सरकार है, खुद डिप्टी सीएम है राज्य में, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। और इसी को लेकर अब बीजेपी बहुत बुरी तरह घिरी हुई है, क्योंकि बीजेपी ही सबसे ज्यादा नवाब मलिक पर आरोप लगा रही थी। और सबसे बड़ी बात जो यहां देखी गई, जैसा कि आपने अमलेंदु जी बताया भी, कि आशीष शेलार ने अब सना मलिक को तो अपना उम्मीदवार मान लिया है, महायुति का उम्मीदवार, क्योंकि जबकि इससे पहले वो लगातार ये कह रहे थे कि हम नवाब की बेटी हैं और सना मलिक, और वो दाऊद के करीबी हैं, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो महायुति की उम्मीदवार हैं। यानी एक तरफ तो हथियार डाल दिए एनडीए ने और बीजेपी ने, लेकिन अब नवाब मलिक की बारी है। इस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास अविनाश जी? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहा है उस समय महायुति में 80 उम्मीदवार जो हैं वो बागी उम्मीदवार कैंडिडेट हैं। आपने भी देखा होगा महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव हुआ था, कांग्रेस के सिर्फ 19 बागी कैंडिडेटों ने पूरा कांग्रेस का खेल ही बिगाड़ दिया था। कांग्रेस आसानी से जीतती हुई चुनाव दिखाई दे रही थी, वो उसके बागियों ने उसको हरवा दिया। अब महाराष्ट्र में महायुति के 80 बागी कैंडिडेट मैदान में उतर गए हैं। अगर ये कैंडिडेट 4 तारीख के बाद भी मैदान में बचे रहते हैं, ये
अपने नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो वैसे भी महायुति पहले से ही वहाँ कमज़ोर दिखाई दे रही है, उसके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हो रहा है और महायुति के 293 कैंडिडेट आ गए हैं, यानी 5 सीटों पर तो वैसे ही दो पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। और उसके अलावा 80 के करीब बागी कैंडिडेट होना ये बहुत बड़ी संख्या है। 80 कैंडिडेट का मतलब ये है कि आप एक तरीके से 80 सीटों पर सीधा सीधा कमज़ोर हो रहे हैं। तो ऐसे में 4 तारीख तक कितने लोगों को ये मना पाते हैं, मनाने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन कितने लोगों को मना पाते हैं इस पर सबसे बड़ा ज़्यादा नजरें रहेंगी। अगर यदि इसमें से 50 कैंडिडेट भी यदि मैदान में बने रहे तो फिर महायुति के लिए चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो अब इस ये जो साना मलिक वाला मामला है या नवाब मलिक वाला मामला है, तो उन नवाब मलिक के खिलाफ तो 2 कैंडिडेट हो ही गए हैं, शिवसेना ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है, वो जबकि वो सीट शिवसेना के कोटे को में ही गई थी। अजीत पवार ने तो वहाँ से नवाब मलिक को एक्स्ट्रा उतार दिया है। जीसान सिद्दीकी बगावत तो एक तरह से अजीत पवार ने करी। हाँ बिल्कुल, अजीत पवार से पहले तो मना किया गया था कि नवाब मलिक को आप टिकट मत दीजिएगा, और उसके बाद उन्होंने जो टिकट भी दिया है वो शिवसेना की सीट पर दे दिया है। तो जाहिर सी बात है टकराव तो चल ही रहा है अजीत पवार को लेकर। तो शुरुआत से ही एनडीए महायुति जो गठबंधन है अजीत पवार को लेकर तो शुरुआत से ही टकराव की स्थिति बनी हुई थी, और उनको इस बार करीब 52 सीटें भी मिली हुई हैं। उसके बाद भी उन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतार दिए हैं। जो जीसान सिद्दीकी का भी मैटर था, उस पर शिवसेना ने अपना कैंडिडेट दे दिया है कि उन्होंने जीसान सिद्दीकी के लिए मना किया गया था कि इनको आप टिकट मत दीजिएगा, लेकिन अजीत पवार ने बात बिल्कुल नहीं मानी है, और जो उनको जो जिसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट देना था उसको उन्होंने टिकट दिया है। तो अब ये भी देखना है कि भाई चुनाव के बाद क्या स्थितियां बनती हैं। नवाब मलिक तो बोल भी चुके हैं ये संकेतों में कि भाई चुनाव के बाद जो स्थितियां बनेंगी हम पाला भी बदल जाएंगे। यानी यदि अजीत पवार किंग मेकर बनते हैं तो वो किंग मेकर नहीं, वो किंग बनने के लिए किसी साइड में ही चले जाएंगे। और ये बात तो वो कई बार बोल चुके हैं कि मुझको मुख्यमंत्री बनना है। कौन बनाता है मुख्यमंत्री वो अलग चीज़ है। यदि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें पाला बदलना होगा तो संभवतः चुनाव के बाद फिर पाला बदल जाएंगे। बाकी अभी देखना है 23 तारीख को क्या परिस्थितियां बनती हैं। जी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा कि अजीत पवार शुरुआत से ही सीएम बनने का सपना देखते रहे। यही एक रीजन भी रहा कि उन्होंने अपने ही पार्टी, जो उनके चाचा की पार्टी थी, परिवार की पार्टी थी, उसे तोड़ दिया। तो सीएम बनने का उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो इस मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और इसी बीच और क्या कुछ जानकारी आपके पास अमलेंदु जी? एक तो ये कि जो गीता जैन है, जो मीरा भाईंदर सीट है वहाँ से मेयर भी रही हैं बीजेपी की और इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनसे वायदा किया था बीजेपी ने कि वो उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन बाद में उनसे कह दिया गया, मतलब देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। तो मीरा भाईंदर की जो निर्दलीय विधायिका हैं गीता जैन साहिबा, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। उनका कहना है कि सबको पता है कि कल रात तक मेरा नाम चर्चा में था और दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर वरिष्ठ नेता ने मुझे इस सीट से उम्मीदवार बनाने का वादा किया था। यह फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस फैसले के पीछे का कारण सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाना चाहिए। मैं सभी पार्टी नेताओं से पूछना चाहती हूं कि इतने सारे एफआईआर और भ्रष्टाचार के सिद्ध आरोपों वाले लोगों को टिकट देकर वे पार्टी की छवि के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण वे मुझे टिकट नहीं दे सकते। अब ये जो सवाल उठा रही हैं गीता जैन, ये ऐसे समय में इनका सवाल आया है जब एमवीए जो है महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस जो है वो महायुति को भ्रष्ट युति करार देकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चार्जशीट जारी कर रहा है, और ठीक उसी समय बीजेपी की जो मेयर रही हैं और इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो फिर इंडिपेंडेंट एमएलए लड़ेंगी, वो बीजेपी पर ये कह रही हैं कि आपने भ्रष्टाचार के आरोप वाले लोगों को जब आपने टिकट दिया है तो आप साबित करना क्या चाहते हैं। तो ये सवाल साफ तौर पर उठ रहे हैं। हम लोगों के पास शायद इसमें होगी बाइट इनकी, गीता जैन की, अगर हो अपनी टीम से कहेंगे तो उसको सुनवा भी सकते हैं गीता जैन की बाइट को कि गीता जैन ने आखिर कहा क्या है। तो गीता जैन जो है इस पर साफ साफ एक तरीके से कहा जाए बीजेपी को घेर रही है, देवेंद्र फडणवीस को घेर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने फोन करके उनसे कहा कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण उन्हें टिकट नहीं दे सकते। तो आखिर वो मजबूरियां कौन सी हैं जो महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, तो क्या वो आरोप एकदम सही है? उसकी पुष्टि गीता जैन कर रही हैं। जी बिल्कुल, पहले गीता जैन को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं, फिर उस पर आगे चर्चा करते हैं। आज प्रेस इसलिए बुलाई थी कि जो निर्णय सुबह हुआ था, वो सुबह के निर्णय के बाद सभी को ये संभ्रम था कि आगे क्या होगा। तो मैंने पत्रकारों को अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए बुलाया था। देखिए, ये बात सभी पत्रकारों को भी पता है कि कल रात तक भी जहां गीता जैन का नाम चल रहा था,
जहां दिल्ली से लेके यहाँ तक के वरिष्ठों ने गीता जैन को वादा किया था कि ये टिकट बिल्कुल आपकी है और आपने पार्टी को समय समय पे मदद की है। उसके अलावा आप गुवाहाटी तक पार्टी के लिए गए हैं, तो हम जरूर ये चाहेंगे कि पार्टी की तरफ से गीता जैन लड़े। तो अब ये निर्णय बहुत खेदजनक है। और ये क्यों निर्णय हुआ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे, उसके पहले मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन अपने वरिष्ठों को जरूर पूछना चाहिए कि ये निर्णय आपके लेने के पीछे की मजबूरी क्या थी। जिस तरह से आपने कहा कि आपके यहाँ संजय जी देवेंद्र जी ने वादा भी किया था, इन वक्त आप टिकट काट दिया गया, क्या आपको लगता है कि आप सब धोखा होगा? मैंने फिर कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जो लोग अलग अलग समाचार मुझे दे रहे हैं, कोई बोलते टिकट खरीदी गई, कोई बोल रहा है कि और कोई धोखा दिया गया, कोई बोलता है कोच, तो मुझे भी जानना है कि ऐसी क्या मजबूरी थी। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी कि आप वरिष्ठों के जाके जरूर ये पूछे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप एक दिन पहले तक जिनसे वायदा कर रहे थे उनको नहीं दे के और कोई उम्मीदवार आप ढूंढते और उनको दे देते हैं। जो उम्मीदवार की छवि साफ नहीं है, जिस उम्मीदवार पे इतनी सारी एफआईआर है, जिस उम्मीदवार का भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, ऐसे लोगों के हाथ में आप टिकट देते हैं, तो पार्टी की छवि को आप क्या करना चाहते हैं? उम्मीदवारी जारी होने के बाद आपकी किसी वरिष्ठ से बात हुई थी? जी, देवेंद्र जी का फोन आया था, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमारी कुछ मजबूरी थी इसलिए हम आपको टिकट नहीं दे पाए। आपका अगला स्टेप? जी, मेरी चुनाव, मैंने आपको कहा कि जो मेरी रैली थी और लोगों का जो समर्थन मेरे साथ था, तो अब ये चुनाव मुझे मेरे लिए नहीं जनता के लिए लड़ना है और ये चुनाव ही जनता का है। ये चुनाव ही जनता अपने लिए लड़ने वाली है। अगर यहाँ के बिल्डर, यहाँ के रिक्शा वाले, यहाँ के गृहिणी, यहाँ के युवा, यहाँ के स्टूडेंट, सभी को अगर अपने फ्यूचर की चिंता है तो इलेक्शन अपना समझ के लड़े। और आपको शहर किसके हाथों में देना है, कैसे लोगों के हाथ में देना है, उसके हाथ में देना है जिनका भ्रष्टाचार प्रूव हो चुका है, जिन पे इतने सारे एफआईआर है, या उनको देना है जो बिल्कुल साफ छवि के है। 5 साल में कुछ भी, 5 तो छोड़िए, मैं तो मेयर भी थी और 20 साल से मैं राजनीति में हूँ। इतने सालों में जिसने एक भी भ्रष्टाचार नहीं किया, एक भी भ्रष्टाचार का छींटा जिसके दामन पे नहीं है, पूर्ण समर्पण से जिसने शहर की सेवा की है, हर एक सुख दुख में शहर के साथ मैं खड़ी हूँ। आप कोरोना के कठिन समय में भी हमने जिस शहर को बहुत सहारा दिया, आपको उनके लिए ये इलेक्शन, ये सब सोच के आपने उस व्यक्ति को अपना समझ के, अपना इलेक्शन समझ के जरूर लड़ना चाहिए। और अगर आपकी सलामती चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जरूर जनता चुन के देगी। और नियति ने जिस मोड़ पे इतिहास रचने के लिए मुझे खड़ा किया है, मुझे विश्वास है कि इतिहास एक बार जरूर और रचेगा। तो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने भ्रष्टाचार के जिन पर दाग लगे हुए हैं उनको टिकट देने का आरोप लगा दिया है। और इससे पहले आपको याद होगा अमलेंदु जी, इसी तरह का अतुल शाह भी हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई और यही कहा था कि गलत लोगों को टिकट बांट रहे हैं आला कमान जो है। तो अभी ये सब जो हो रहा है इसको लेकर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में जैसे घमासान एनडीए में मचा हुआ है, वैसा ही घमासान बिहार में भी मचा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एनडीए पे जो एनडीए की एक बैठक बुलाई थी और इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि छठ पर जो जेपी नड्डा है वो बिहार जा रहे हैं, छठ के पाप पटना जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुछ जानकारी के साथ हमारे साथ आएंगे। अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, छठ पर जेपी नड्डा पटना जा रहे हैं। पटना का उनका प्रोग्राम तय हो चुका है, बीजेपी की तरफ से उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पटना के लिए। बैठक भी संभवतः वहाँ एनडीए की बैठक भी होगी 28 तारीख को। पता है कि 28 तारीख अभी 2 दिन पहले ही पटना में नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया था कि वो पिछली बार जो 2 बार उन्होंने पाला बदला है, महागठबंधन के साथ में गए हैं, तो वो किस कारण से गए हैं। उन्होंने बैठक में एक तरीके से सीधा सीधा इशारा करते हुए गिरिराज सिंह का और बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनका नाम लेते हुए बोला है कि इन लोगों की बयानबाजी के चलते हमने जो पाला बदला था, एनडीए छोड़कर हम महागठबंधन के साथ गए थे। एक तरीके से उन्होंने यही बोल दिया कि जो गिरिराज सिंह की यात्रा निकली थी वो सही यात्रा नहीं थी, उनको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। और नीतीश कुमार ने उस बैठक में मुस्लिमों के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका प्रचार करने के लिए बीजेपी के विधायकों से भी कहा है। साफ साफ है कि नीतीश कुमार इस समय अब मौका ढूंढ रहे हैं पाला बदलने के लिए। वैसे भी कांग्रेस की तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि महाराष्ट्र जो चुनाव होना है उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
एक तो वक्फ बिल को लेकर जो बैठक चल रही है, और क्योंकि वक्फ विधेयक के पर जो जेपीसी है वो अपनी रिपोर्ट संसद का जो मानसून सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र आना है, उसके फर्स्ट वीक में ही जो उस अपनी रिपोर्ट उसको संसद को सौंपनी है। और इस विधेयक का जबरदस्त विरोध जेडीयू के अंदर भी हो रहा है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधेयक पेश नहीं हो, तो इसका एक अलग टकराव चल रहा है। और उसके बाद जो नीतीश कुमार ने उस बैठक में बोला, उसका सीधा सीधा संकेत माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब एक मौका ढूंढ रहे हैं पाला बदलने के लिए। और ये इसी के चक्कर में यहाँ दिल्ली तक खलबली मची हुई है। और 6 तारीख को जो जेपी नड्डा का कार्यक्रम बना है पटना जाने का, वो इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जेपी नड्डा पिछली बार जब गए थे तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ये कहा गया था कि जेपी नड्डा ने टाइम मांगा था नीतीश कुमार से मिलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार वो टाइम नहीं मिल पाया, जबकि उस समय नीतीश कुमार पटना में ही मौजूद थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार उसके अगले दिन जब दिल्ली आते हैं, तब भी वो बीजेपी किसी नेता से नहीं मिलते हैं। तो ये मामला तो कुछ संकेत दे रहा है कि भाई कुछ हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से भी इस समय आप देखेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं आ रहा है। तो अब देखना यही है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या परिणाम आते हैं और नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी। तो यहाँ पर पहले से ही कांग्रेस ये कह रही थी कि महाराष्ट्र चुनाव तक का इंतजार है, उसके बाद नीतीश और नायडू संपर्क में है कांग्रेस के और कुछ बहुत बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन अभी तो चुनाव के नतीजे भी नहीं आए और बिहार में तो बवाल मचना शुरू भी हो गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई और उस बैठक में तमाम ऐसे संकेत दिए, उन्होंने बार बार उस बात का जिक्र किया कि वो एनडीए छोड़कर क्यों गए थे महागठबंधन में, किन नेताओं की वजह से गए थे, उन नेताओं के बयानों की वजह से गए थे। ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने जिक्र किया और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप हमारा साथ आगे भी चाहते हैं तो हमारी विचारधारा को भी अपनाना होगा और हम एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए आपको सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना होगा और जो योजनाएं हम ला रहे हैं उनके लिए जो खास समुदाय है उसको आपको खुद बीजेपी के नेताओं को जा जाकर प्रचार करना होगा, उनके बारे में बताना होगा। यानी एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है, एक तरह से धमकी दे दी नीतीश कुमार ने कि हमारा साथ चाहिए, आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे अगर उसमें साथ चाहिए तो मर्जी हमारी चलेगी, बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे, आपकी मनमानी अब नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव के बीच में ही नीतीश कुमार ने यहां पर बिहार में एक टेंशन दे दी है और उसी का नतीजा है कि अब जेपी नड्डा छठ पर वहां जा रहे हैं। क्या कुछ होगा उस पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल वापस महाराष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय चुनाव है और महाराष्ट्र में महाघमासान मचा हुआ है। और ये महाघमासान विपक्ष की वजह से नहीं है, ये महाघमासान खुद एनडीए के अपने सहयोगी नेताओं की वजह से है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास अमलेंदु जी? अभी जानकारी यही है कि ये घमासान जो है और ज़्यादा बढ़ रहा है और अजीत पवार जो एक तरीके से गले की फांस बन गए हैं। एक तरीके से देखा जाए बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं और बीजेपी को सूझ नहीं रहा है कि इस पर वो किया जाए। इधर अजीत पवार जो है वो भी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अजीत पवार भी जो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी से। तो अब ये मामला बहुत दिलचस्प महाराष्ट्र में होता जा रहा है। इधर जो बागी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और बागी उम्मीदवारों को लेकर एक चर्चा और भी चल रही है कि बीजेपी ऐसी सीटों पर अपने बागी उम्मीदवार खड़े करवा रही है जहां अजीत पवार या एकनाथ शिंदे के सीटें छोड़ी गई हैं ताकि उनको नुकसान पहुंचे और बीजेपी जो अपने कुछ बागी उम्मीदवार जिताकर ले आए ताकि चुनाव के बाद अगर कोई परिस्थितियां बने तो ये जो बागी उम्मीदवार अगर कुछ जीत कर आते हैं तो इससे उनको फायदा मिले या वो नुकसान जो है पहुंचाएं फिर महागठबंधन को। तो इस रणनीति पर भी बीजेपी काम कर सकती है, अपने ही लोगों को किस तरीके से इंडिपेंडेंट खड़े करवा दे, जैसा कि उसने हरियाणा में भी किया था, इस तरीके का दांव आजमाया और वहाँ हरियाणा में उसको खड़े करने का विद्रोही उम्मीदवार था, बीजेपी को ही फायदा हुआ। तो हो सकता है कि इसी रणनीति पर बीजेपी वहाँ काम करती हुई दिखाई पड़ रही हो महाराष्ट्र में भी, तो ये भी एक तरीके से हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी आप जानते हैं कि बहुत तमाम तरह के आरोप लगे जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और ये बात एमपीए की तरफ से बार बार दोहराई गई कि जो महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा जो हरियाणा में करने की कोशिश की थी बीजेपी ने, चाहे वो ईवीएम में खेला हो या फिर कोई और ही रणनीति क्यों ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर साफ है कि एमपीए पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए अब जैसे ही नवाब मलिक को टिकट देने की बात आई पूरा का पूरा एमपीए
एमबीए जो है चढ़ गया है और अब हमलावर है, एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां पर अजीत पवार ने जो एक दांव चला है उसके पीछे की कहानियां क्या है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। ये जो नवाब मलिक ने एक दिन पहले ही कहा कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और उसके अगले ही दिन उनको टिकट मिलने की बात हो जाती है, वो भी अजीत पवार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा था और उसी के बारे में ही, उसी का ही जिक्र नवाब मलिक ने अपने बयान में कर दिया। और अब बीजेपी बैकफुट पर है कि वो नवाब मलिक के साथ जाएगी या नवाब मलिक के खिलाफ जाएगी। तो यहां पर अभी तक बीजेपी जो है कुछ कह नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर देखने को मिली वो ये सना मलिक को लेकर जो बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि वो अब हमारी उम्मीदवार है, जबकि सना मलिक को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। तो अब ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है नवाब मलिक को लेकर भी बीजेपी अपना स्टैंड बदल दे। और अगर बीजेपी ने ऐसा कर दिया तो जिस तरह से एमबीए हमलावर है वो उसको और मौका मिल जाएगा। और एक बार फिर से हम कांग्रेस प्रभारी को सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा था उन्होंने, फिर उसके बाद आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ये सुलझाने का काम कर रहे हैं। विकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महा विकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महा विकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महा विकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। वी आर गिवन इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द महा विकास आघाड़ी। But in Mahayuti, BJP has swollen. They had swollen all seats of NCP as well as Shivasena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliances, allied partners. महायुति में बीजेपी ऐसे होता तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180-200 सीट में लड़ रहे हैं। वो एक कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन महायुति, बट महा विकास आघाड़ी एक साथ है। हमारे कोई मतभेद नहीं, कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है। हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है। जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए। नो फ्रेंडली फाइट इन महा विकास आघाड़ी।
महा विकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं। हम लोग एक साथ काम करते हैं। कहाँ भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर भारत साहब तोराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे चर्चा चल रहे हैं। तो कांग्रेस प्रभारी को अभी हम सुन रहे थे, इन्होंने पूरे अपने बयान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ये कहा एनडीए पूरी तरह खत्म हो चुका है, सिर्फ बीजेपी चुनावी मैदान में। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने शिंदे और अजीत पवार को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जबकि जो एमबीए है उसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी हो, उसको पूरा पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा बयान जो कह सकते हैं या फिर तंज कह सकते हैं, हमला कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि एमबीए के अंदर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। यानी जिस तरह से एनडीए में जो ये चीजें चल रही हैं कि जो पसंदीदा उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं उसके खिलाफ जो दूसरे दलों ने या फिर अजीत पवार ने जैसे जीशान सिद्दीकी को उतारा और इधर से शिवसेना शिंदे ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो उसको लेकर जो बीजेपी की तरफ से सफाई आई थी कि ये एक फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण ये मुकाबला है, इस तरह की चीजें जो एनडीए में देखने को मिल रही है। इसके उलट वहां एमबीए में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और क्या कुछ आपको लगा इनके बयान से, क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो ये स्पष्ट कर दिया रमेश चन्नीथल्ला ने कि नो फ्रेंडली फाइट। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो समझा जा रहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, उन्होंने कहा कि नो फ्रेंडली फाइट। हमने किसी को बी फॉर्म नहीं दिया है, जो अनाउंस किए हैं उनको ही बी फॉर्म दिया गया है, यानी जो अधिकृत प्रत्याशी होंगे वही प्रत्याशी होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग खड़े भी हो गए हैं तो हमने उसका इंतजाम कर लिया है, हम उनका नाम वापस करा देंगे। यानी कहीं भी कोई फ्रेंडली फाइट महागठबंधन में नहीं होगी। जो सीटें तय हुई हैं उन सीटों पर ही उनके प्रत्याशी उतरेंगे, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं। उन्होंने विचित्र गठबंधन का जो और एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को खत्म कर दिया है। और ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है अंशिता जी कि शिंदे से की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से तमाम नेता जो हैं, जो बीजेपी के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि हाथ बांध दिए गए हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के भी, ताकि वो आगे चलकर कोई विद्रोह की स्थिति में ना आने पाए। क्योंकि उस समय अगर कुछ उनके जीत के आते हैं तो उसमें कुछ बीजेपी के लोग भी होंगे जो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के साथ नहीं जाएंगे। तो ये जिस तरीके से बीजेपी ने चाल चली है और जिस तरीके से वो अपने बागी प्रत्याशी, जो इनको बागी कहा जा रहा है, वो खड़ा कर रही है, तो वो उन्हीं सीटों पर अधिकांश को खड़ा कर रही है जहाँ पे एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के लोग हैं। तो यानी ये अजीब तरीके का चीजें जो है वो बिल्कुल बीजेपी नेताओं के जैसे बयान भी आए थे कि हम इसलिए हमें भेजा गया है इधर ताकि हम उतर सकें चुनावी मैदान में। हाँ, ये भी कहा गया। और दूसरे आरोप लगे कि जो गीता जैन जो थी आरोप लगानी थी, टिकट बेचे गए हैं। हाँ। ये भी आरोप कि टिकट बेचे गए हैं। तो इस तरीके की चीजें महायुति में चल रही है और बीजेपी में खासतौर से चल रही है। बीजेपी की नेता ही जो है वो कह रही है, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और बीजेपी की महापौर भी रह चुकी है मीरा भाईंदर की, वो साफ साफ आरोप लगा रही है कि उन्हें मालूम पड़ा है कि टिकट बेचे गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप हैं। इधर जो नवाब मलिक को लेकर किरीट सोमैया हैं, उन्होंने बड़ा ज़ोरदार हमला बोला है और कहा है कि अजीत पवार ने जो है बीजेपी को धोखा दिया है और उन्होंने नवाब मलिक को उतार दिया है और नवाब मलिक को उन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया है किरीट सोमैया ने। तो इतना ज़्यादा गंभीर आरोप है। अगर आप तो फिर अजीत पवार के साथ अपना समझौता ख़त्म कर लीजिए, ऐसा कर लेना चाहिए बीजेपी को। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप अजीत पवार के साथ भी रहेंगे और नवाब मलिक को आतंकवादी कहते रहेंगे। ऐसा नहीं चल सकता। तो आपको या तो पूरी एनसीपी, यहाँ आपको जो मतलब फेंस चुनना पड़ेगा, फेंस के इस पार या फेंस के उस पार, नो मेंस लैंड। ये सीधी सी बात जो बीजेपी को तय करना पड़ेगा। और यही बीजेपी से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अजीत पवार और सना मलिक के तो साथ में हैं, लेकिन आप नवाब मलिक के साथ में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? और जबकि सना मलिक है तो नवाब मलिक की बेटी। तो इसी का लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि एमबीए से तो टेंशन थी ही एनडीए को, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं शुरुआत से कि वहां पर इस बार एमबीए की सरकार बनने वाली है। और लोकसभा चुनाव के जो
नतीजे आए उसने भी इसी तरफ इशारा किया था कि इस बार एमबीए वहां पर मजबूत है। लेकिन अब एनडीए एमबीए के से मुकाबला करने के लिए तैयारियों में लगा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एनडीए के अंदर ही घमासान होगा और घमासान नहीं महाघमासान होगा, जब उसके अपने ही सहयोगी ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार देंगे जिसको बीजेपी आतंकवादी कहती है, दाऊद का करीबी कहती है, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। यानी अब बीजेपी अपने ही सहयोगियों के लिए जो है टेंशन, उसके अपने सहयोगी बनते जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए में महाघमासान है और इसका असर महाराष्ट्र चुनाव पर पड़ने वाला है। और क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में स्थितियां एनडीए के खिलाफ नजर आ रही हैं और इसकी अब जो नतीजा है उसका यह हो रहा है कि बिहार तक ये बात पहुंचने लगी है और बिहार में अभी से ही एनडीए में हलचल दिखने को मिल गई है। इसी तरह से देखा जाए कि बीजेपी के लिए हर तरफ से टेंशन की खबरें आ रही हैं और इस वक्त हम महाराष्ट्र की यहां पर हम बात कर रहे थे कि महाघमासान है क्योंकि सहयोगी एक साथ नहीं, क्योंकि सहयोगी भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खत्म कर रही है। जिस तरह से आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए कि शिंदे को खत्म कर दिया है, अजीत पवार को खत्म कर दिया है, तो ये बात खुद शिंदे और अजीत पवार भी समझ रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो इस तरह की चीजें अभी से कर रहे हैं ताकि आगे वो अगर बीजेपी उन्हें दबाने की कोशिश करे या खत्म करने की कोशिश करे तो वो स्थितियां ना हो। तो यहां पर हमने बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी, हमें काफी अच्छी जानकारी आपने दी और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।